Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Okay, so last lecture we have discussed about the permutation and combination में उसके बाद डिस्कस किया था कि दोनों का डिफरेंस क्या है, कि बेसिकली डिफरेंस जो है वो दोनों के बीच में कौन कौन सा है, किस तरह से वर्क करता है वगैरह। यहाँ पर आप दो ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक जो है उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो वो कल डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा कम डिस्कस करेंगे, तो बेसिक जो है उसको देख लेंगे। वो तीसरे वाले में कैलकुलेशन है, तो वो आधा करे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि देर आर हाउ मेनी वेज। ठीक है, हमें ये पता है कि कॉम्बिनेशन क्या है, परमुटेशन क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है वगैरह। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से असाइन करेंगे। यानी कि हमें इतना पता है कि 0 से 1 तक, पहले ये बेसिक लास्ट टाइम डिस्कस मेरे ख्याल से हुआ नहीं, पता नहीं, वापस देख लेते कि बेसिक प्रोबेबिलिटी के रूल्स क्या है। सो पहला रूल ये है यहाँ पर कि द प्रोबेबिलिटी असाइन टू ईच एक्सपेरिमेंटल आउटकम मस्ट बी बिटवीन 0 to 1 एंड इंक्लूसिवली। यानी कि 0 से 1 जो है उसका क्लोज इंटरवल 0 और 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 और 1 से लेस होना चाहिए। सो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो 0 से 1 के बीच में। ये अल्टीमेटली आप बोले तो ये प्रोबेबिलिटी जो है जैसे 0 से 100 हो गया परसेंटेज, उसी तरह 0 से 1 प्रोबेबिलिटी। सो आपके लिए पहला पॉइंट ये रहेगा कि 0 से 1 और बीच में होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई ये बोले कि कोई भी एक सब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी 1.5 है तो वो गलत है, वहां पर कुछ ना कुछ एरर है। कोई बोले कि नेगेटिव 0.5 है तो भी गलत है, क्योंकि आप कोई भी चीज प्रिडिक्ट करो तो उसको नेगेटिवली नहीं कर सकते। क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि कोई सपोज के कोई हो गया, उसकी हाइट, कोई पर्सन वाई हो गया, उसकी हाइट सपोज की -5 फीट में बोल सकता हूँ, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि उसकी एज नेगेटिव 330 यानी कि -30 है, ऐसा। क्योंकि ये सब जो है रियल लाइफ में यूज होता है। सो 0 से 1 ना 1 से ज्यादा होनी चाहिए ना 0 से कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जितनी भी प्रोबेबिलिटीज काउंट करो, उन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज जो है उसका समेशन 1 ही होना चाहिए। आप जितने भी द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स मस्ट बी इक्वल टू 1 फॉर एन एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स, तो यू हैव टू राइट एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 से ज्यादा होना चाहिए। नहीं, काफी लास्ट ईयर, मतलब जब मैं ये लास्ट ईयर मैंने जब पढ़ाया था तभी भी काफी लोगों ने वहां पर मिस्टेक की थी। कोई 1.5 लिख देता है, कोई लिख देता है -0.06 वगैरह। सो एक बात समझ लो कि ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। सो बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए। ये लिख लिया है कि बाकी है? लिख लिया। ओके। उसके बाद आता है यहाँ पर क्लासिकल मेथड। अभी क्लासिकल मेथड एक्चुअली है क्या? So the classical method of assigning probabilities is appropriate when all the experimental outcomes are equally likely। यानी कि यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी फिक्स होगी, जैसे कि n आउटकम्स हुए, सो वहां पर डिवाइड बाय n प्रोबेबिलिटी देना है हमें। सो यहाँ पर सब में इक्वली, क्लासिकल यानी कि सब में इक्वली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी। हम एग्जांपल इसका देखेंगे चैप्टर नंबर, सेक्शन नंबर 2 का, चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें, कि इक्वली प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कोई एक ले लो एलिमेंट ए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है और सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, सो बी सी डी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सपोज मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी एंड डी। ठीक है, ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज है यहाँ पर इक्वल।
सो प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी, प्रोबेबिलिटी डी क्या होगा? 0.75। समेशन नहीं, मैं इंडिविजुअल बोल रहा हूँ। तो ये भी क्या होगा 0.25, ये भी क्या होगा यस सर। 0.25, ये भी क्या होगा 0.25। यानी कि ये एग्जांपल हो गया क्लासिकल मेथड वाला, कि यहाँ पर 4 एलिमेंट दिए हैं, चारों की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर? इक्वल है। यानी कि, और हमें ये देखना है, अगर हमें ये बोले कि 5 एलिमेंट है, पांचों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो कोई एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.20। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। कि सपोज कि 5 एलिमेंट है, पांचों की प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 है, सो कोई एक, और पांचों की पांचों प्रोबेबिलिटी इक्वल है, सो किसी एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5 क्या हो जाएगी? 0.25। अगर इक्वली दिया है तो। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पर उसके बाद लिखना, अभी यहाँ पर देख लो, जैसे कि बोला फॉर एन एग्जाम्पल, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ फेयर कॉइन, द टू एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। फिर से बोल रहा हूँ, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग a fair coin in two experimental outcomes head and tail are equally likely। so probability दोनों की क्या होगी? 1/2। 1/2 यानी कि 0.5। दूसरा एग्जांपल, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, इट वुड सीम reasonable to conclude that 6 possible outcomes are equally likely and hence each outcome is assigned the probability 1/6। कि 6 जो है सबकी प्रोबेबिलिटी यहां पर हो रही है हमारी इक्वल, सो कोई एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमें ये पता है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हमें दी है, देयर आर 6 नंबर, हमें ये बोला है कि सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है और यहाँ पर 6 नंबर है, सो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाय हो जाएगा 6। ये हो गई पहले की, ये हो गई दूसरे की, अप टू ये हो गई लास्ट वाले की। सो ये इक्वल टू ये क्या होगा? 6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। क्लियर? यस सर। अगर इक्वली दिया है तो ये यूज करना, अगर इक्वली ना दे, क्योंकि काफी चीज जो है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो तो उसके अंदर ही हो जाता है। सो एक काम करो, ये जो पॉइंट जो है वो लिखना बहुत जरूरी है, इसको अगर आप लिखोगे नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको लिखो, यहाँ पर ये दो रोल लिख लिया तो ये क्लासिकल वाली पूरी लाइन लिखो, उसके बाद नीचे इसको स्क्रीनशॉट मत खींचना, ये लिखना, ये लिखने से ही समझ आएगा। जैसे कोडिंग भी मैंने देखा है, काफी लोग डेटा स्ट्रक्चर वगैरह, सी प्रोग्रामिंग भी ले लो आप, कोडिंग क्या है पता है? कोडिंग आपको टाइप करना पड़ेगा। अगर आप कोड को किसी और ने लिख लिया तो आप कॉपी करोगे तो उसका कोई मीनिंग, अगर आप लिखोगे तो भी आपको समझ आएगा कहाँ पर स्कैन एफ प्रिंट एफ के सेमीकोलन आएगा, सेमीकोलन नहीं आएगा, कहाँ पर करली ब्रैकेट शुरू होगा, कहाँ पर खत्म होगा वगैरह।
नेक्स्ट वन इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड। देखो ये भी एक मेथड है जिससे आप प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया है आपको कि of assigning probability is appropriate when data are available to estimate the proportion of the time the experimental outcome will occur if the experiment is repeated a large number of time। यानी कि यहाँ पर एक टाइम के अकॉर्डिंग दिया है, आपको एक टास्क दिया है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा कि सपोज कर लो कोई एक एक्सरे डिपार्टमेंट है कोई हॉस्पिटल में, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल समझ। सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक एक्सरे डिपार्टमेंट है, वहां पर जो क्लार्क जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, लिख रहा है कि 9 बजे आने वाले कितने पेशेंट हैं। यानी कि अ क्लार्क रिकॉर्डेड नंबर ऑफ पेशेंट वेटिंग फॉर सर्विस। कितने लोग हैं जो 9 बजे आ रहे हैं, उसका 20 दिन का सर्वे किया है। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं इजी लैंग्वेज में, तो 20 दिन का एक सर्वे है जिसमें ये देख रहे हैं कि 9 बजे आने वाले कितने पेशेंट हैं। सो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल ले लिया, एक्सरे डिपार्टमेंट ले लिया, 9 बजे से पहले क्लार्क आ गया, 9 बजे का टाइम शुरू हो गया। पहले 2 दिन चेक किया तो कोई आया ही नहीं, यानी कि पहले 2 दिन में ये चेक किया कि कोई आ ही नहीं रहा। उसके बाद वाले 5 दिन का सर्वे किया तो वहां पर पता चला कि एक पेशेंट आ रहा है। उसके बाद वाले 5 दिन जो उसने सर्वे किया, सो इतना मालूम पड़ा कि वहां पर एक पेशेंट है। 6 दिन उसके बाद चेक किया तो वहां पर 2 पेशेंट थे। उसके बाद वाले 4 दिन में 3, और फाइनली जो 3 दिन बचे उसके अंदर 4। एक्चुअली हम लेफ्ट से राइट जाना चाहिए कि 0 1 2 3 4, लेकिन हमने राइट से लेफ्ट थोड़ा इजी रहे इसलिए थोड़ा यहाँ पर कनेक्शन लिया। लेकिन एक्चुअली है क्या कि 2 दिन में कोई पेशेंट नहीं आया, उसके बाद एक पेशेंट आया 5 दिन के अंदर, 2 पेशेंट आए 6 दिन के अंदर, 3 पेशेंट आए 4 दिन के अंदर, और 4 उसके बाद 4 पेशेंट आए 3 दिन के अंदर। सो 20 दिनों का सर्वे किया। ये जो ऊपर जो सेकंड कॉलम जो लिखे ये है हमारे डेज, कितने दिन हमने सर्वे किया वो, और टोटल दिन हमने ले लिया है 20। सो अगर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझे कि 9 बजे आपको स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, 9 बजे कितने पेशेंट एक्सरे के लिए वेट कर रहे हैं या फिर एक्सरे करवाने के लिए आ रहे हैं, उसका रिपोर्ट। सो इसका मीनिंग ये हुआ कि डेटा के अकॉर्डिंग द 2 of the 20 days 0 patients were waiting for a service। यानी कि 20 में से ऐसे 2 दिन मिले जिसके अंदर कोई पेशेंट है ही नहीं, यानी कि पेशेंट ही नहीं है। ऑन 5 of the days, यानी कि 20 में से 5 दिन ऐसे निकले जिसके अंदर एक पेशेंट था जो वेटिंग कर रहा था। उसे 5 दिन ऐसे निकले जिसके अंदर एक पेशेंट ही वेटिंग कर रहा था। सो यहाँ पर अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी देखें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, रिलेटिव एंड परसेंटेज। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि खुद की रिस्पेक्ट में। सो 2 डिवाइड बाय 20, तो पहले वाले की यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.10। मैं लिख देता हूं, आप यहाँ पर लिख देना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस तरह बॉक्स करके लिख देना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले वाले की क्या है 2 डिवाइड बाय 20, सो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आएगा 0.10। उसके बाद क्या हुआ दूसरा, यानी कि 5 डिवाइड बाय 20 का मीनिंग यहाँ पर ये हुआ 0.25। यानी कि 5 दिन में ऐसा हमने सर्वे, एक पेशेंट आने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर 0.25। उसके बाद हमने वापस चेक किया तो क्या मिला कि 6 दिन के अंदर, 6 दिन का सर्वे किया तो उसमें हमें 2 पेशेंट मिले, यानी कि 6 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0.30। उसके बाद हमने सर्व किया, उसके बाद के 4 दिन हमने देखा तो उसके अंदर 3 पेशेंट आए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 20 0.20। और उसके बाद 4 पेशेंट आए 3 दिन के अंदर, तो उसका सर्वे यहाँ पर निकला हमारा 3 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 0.1। और इन सब का अगर आप टोटल करोगे
सो 100% आपका टोटल 1 ही आएगा। एवरीवन क्लियर कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या, कि आपका जो नंबर बन रहा है उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दो तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। अगर हम परसेंटेज के बेस पे चेक करें तो क्या होगा कि 20 में से ऐसे 2 दिन निकले जिसके अंदर लोगों के आने की प्रोबेबिलिटी 10% है। ऐसे 5 दिन है, 5 दिन का सर्वे किया तो हमें पता कि 25% है कि चलो लोग आएंगे। 25% हम ये बोल सकते हैं कि लोग आएंगे, यहाँ पर एक लोग आए, कोई एक पेशेंट आएगा उस तरह से। 6 दिन का सर्वे किया तो हमें पता चले कि ऐसा 30% चांसेस है कि 2 भी आए। ऐसे 30% चांसेस है कि 2 पेशेंट आए। उसी तरह 15% चांसेस है कि 3 पेशेंट आए। उसी तरह से यहाँ पर आपको परसेंटेज में भी पता चलेगा। अगर आप 100 लोगों का सर्वे करो तो आपको यहाँ पर भी पता चल जाएगा, उसी तरह आपका डिजिट जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ये अंदाज मिल जाएगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आई 0.30, यानी कि 6 दिन का सर्वे किया तो हमें पता चला कि 2 पेशेंट 9 बजे आएगी। सो इसका मीनिंग क्या हो कि आपको भी टाइम से जो भी एक काम है, डॉक्टर वगैरह या फिर एक्सरे डिपार्टमेंट में जो भी लोग है जिससे काम हो रहा है उन लोग को भी टाइम से आना पड़ेगा। एक आध 2 दिन ठीक है चलेगा अगर कोई पेशेंट नहीं भी आ रहा तो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट यहाँ पर 1 से लेके 4 तक आ ही रहा है। तो 90% चांसेस ये भी हो गए कि उन लोग को टाइम टू टाइम यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. और ये भी देखना है आपको कि समेशन जो है वो 1 के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आपका समेशन 1 के ऊपर आ गया, प्रोबेबिलिटी आपकी 0 से नीचे आ गई तो 100% या तो आपकी कैलकुलेशन गलत है या आपको जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो गलत है। तो टेबल जो है ये अच्छी तरह से यहाँ पर जितना भी आपको लगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में वो लिख लो। उसके बाद में ये जो राइट थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो चुका था, आप जो है उसको लिख लो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये वाला डेटा जो भी आपको अच्छा लगे उसके बाद टेबल बना देना। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल भी आपको बनाना है।
Okay. नेक्स्ट मेथड इज सब्जेक्टिव मेथड। देखो सब्जेक्टिव मेथड एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर आप जो प्रोबेबिलिटी असाइन करोगे वो यहाँ पर सब्जेक्टिव का मीनिंग ये हो गया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एक एग्जांपल भी समझेंगे लेकिन थोड़ा बेसिक समझ लेना जरूरी है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप दोगे कि आपको कितनी प्रोबेबिलिटी 1 में से देनी है। यहाँ पर सब्जेक्टिव मेथड में सबका डिसीजन जो है वो अलग अलग हो सकता है कि कोई बोलेगा कि मुझे प्रोबेबिलिटी 0.5 देनी है तो कोई उसी सब्जेक्ट में कोई प्रोबेबिलिटी 0.6 देगा, कोई 0.8 देगा। जैसे हम कोई भी चीज अगर इस प्रोजेक्ट के बेस पे बात करें हम, तो कोई भी साइट जो है अपार्टमेंट जो है उसके बेस पे बात करें तो कोई फ्लैट जो है दो पार्टी जैसे कि कोई आ रही है कि दो दो लोग आ रहे हैं या फिर समझ लो दो ग्रुप आ रहे हैं जिसको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है। सो इन लोगों ने पहले से ही जो भी है मालिक वगैरह जो भी प्रॉपर्टी का जो भी है वो ये बोलेगा कि मेरी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है कि ये 80 लाख में जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी या ये रहेगी कि भाई 75 लाख दे दे फिर भी मैं उसको दे दूंगा। सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मिनिमम चार्ज हो गया 80 लाख। फिर वो किसी भी तरीके से दो पार्टी के बीच में वो डिस्कशन करेंगे या फिर कोई भी जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड बातचीत है उसमें से करके वो फाइनली उसे देगा जिसमें उसे बेनिफिट मिले। और वही अगर पार्टनरशिप में कोई है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कि कोई भी चीज जो है यहाँ पर चेंज होगी। यहाँ पर सारा का सारा डिसीजन जो है वो पर्सनल होता है। हमने जैसे इक्वली बोला था, इक्वली यहाँ पर नहीं होगा, सब्जेक्टिव मेथड यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थोड़ा समझना, थोड़ा लॉजिक इसका डिफरेंट है लेकिन है बहुत इजी। सो हम 1 बाय 1 लाइन पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे तभी ये थोड़ा समझ आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल में आपको तुरंत समझ आ जाएगा। सो सब्जेक्टिव मेथड यानी कि a method of assigning probability is most appropriate when one cannot realistically assume that the experimental outcomes are equally likely and when little relevant data are available. When the subjective method is used to assign probabilities to the experimental outcomes, we may use any information available such as our experience or institution. After considering all available information, a probability value that expresses our degree of belief. What? A probability value that expresses our degree of belief, which is based on 0 to 1, that experimental outcome will occur, is specified. Because the subjective probability expresses a person's degree of belief, it is personal. Using the subjective method, different people can be expected to assign different probabilities to the same experimental outcome. यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपकी इक्वली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब तो होगी ही नहीं। यहाँ पर सब्जेक्टिव में कोई एक चीज के ऊपर अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी वेरी होगी। आपकी प्रोबेबिलिटीज जो आप एज्यूम करोगे, ये एक्चुअली हाइपोथेसिस का टॉपिक है, उसको हम डीप में लास्ट चैप्टर में समझे कि यहाँ पर थोड़ा 10% यूज है सिर्फ उसका। सो यहाँ पर आप कोई भी चीज को एक्सेप्ट तभी करोगे जब आप उससे सेटिस्फाइड हो। आप कोई भी चीज खरीदो या फिर परचेस करो, जो भी चीज आप करो, आप तभी उसको एक्सेप्ट करोगे जब भी आप फुल्ली सेटिस्फाई हो कि नहीं ये चीज हो जाए तो मेरे लिए अच्छा है। सो उसी तरह यहाँ पर भी कोई चीज, कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ भी है, आप अगर सेटिस्फाइड हो गए, आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गए, तो आप उस प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करोगे, उस चीज को एक्सेप्ट करोगे, वरना उसे रिजेक्ट कर दोगे। सो यहाँ पर पहले तो फंडामेंटल हमारे क्लियर होने चाहिए कि 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी हमें देना है और उसका समेशन भी 1 होना चाहिए।
तो एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया है यहाँ पर। ध्यान से सुनना, ये सब्जेक्टिव समझने के लिए एक ही एग्जांपल काफी है कि कंसीडर द केस इन विच टॉम एंड जूडी एल्सबर्न मेक एन ऑफर टू परचेस अ हाउस। एक ऑफर बनाई है परचेस करने के लिए। पहली इवन एंड ई टू, देयर आर टू इवेंट। पहला क्या हुआ कि देयर ऑफर इज एक्सेप्टेड, दूसरा ये हुआ कि देयर ऑफर इज रिजेक्टेड। यानी कि जूडी ने ये बोला कि वो ऑफर एक्सेप्ट कब करेगी, जब उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 होगी। जो भी जो भी उसने अमाउंट देना है उसका 0.8 अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लेगी। 0.8 यानी कि 80%। 80% अमाउंट तक वो एक्सेप्ट कर लेगी। 0.20 चांसेस है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जहां पर टॉम क्या बिलीव कर रहा है, टॉम बिलीव ये कर रहा है कि अगर 0.6 भी अगर हो रहा है, अगर 0.6 भी मिल रहा है तो वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। 0.4 ऐसे चांसेस है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आप उसको परचेस करना चाहो या फिर कोई भी चीज करना चाहो तो हमारा एक मोटिव रहता है। जैसे कोई लैपटॉप, यहाँ पर तो हाउस की बात है, अगर कोई लैपटॉप की भी बात है तो हम क्या करेंगे कि चलो 50,000 का लैपटॉप है, अगर वो 40,000 में हमें मिल जाए, अगर वो 40,000 यानी कि 80%, हमारा चांसेस है कि 50,000 जो है उसका 80% यानी कि 40,000 तक हम उसको अलाउ करेंगे। ठीक है, ठीक है, 40,000 तक हम खरीद सकते हैं, लेकिन अगर 45,000 का है लैपटॉप का तो हमारे बस में नहीं है, हम उसको नहीं खरीदेंगे। वो सेम वाली बात यहाँ पर हो गई। कोई ये भी आ सकता है कि चलो कोई बात नहीं, 90% चांसेस है कि मैं वो लैपटॉप खरीदूं। कब? यानी कि 50,000 का लैपटॉप अगर 45,000 में उसे देगा तो वो परचेस कर लेगा। तो यहाँ पर आपने दोनों की कंडीशन चेक की। एक बोल रहा है कि 40,000 में उसको परचेस करूंगा, दूसरा बोल रहा है 45,000 में। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके अकॉर्डिंग चेंज होगी। जैसे मोबाइल समझ लो, अब कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, ये प्रोबेबिलिटी तो मैटर करती ही है। अभी आपने सेल देखा होगा 8 to 15, या मुझे अभी याद नहीं है, अमेजोन का वगैरह का सेल था जिसके अंदर सेम क्या किया था उन लोगों ने। मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ सेल वाला, जिसके अंदर उल्टा आप जो पे जो है ज्यादा कर रहे हो। पता है आपको, आप कोई भी चीज अगर 1000 की मिल रहे है तो वो लोग 2000 का करके कैंसल करके 1500 में बेचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेल वगैरह जो है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को बुलाने की एक टेक्निक है। और सभी स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सभी चीजों में आप देखो, कोई भी कंपनी, सेल तो एक ही टाइम पे होगा। सो कहने का मतलब ये है कि सब मिल के एक्चुअली हम सेल में कुछ ज्यादा पे कर रहे हैं। पता है, वो लोग बोलेंगे कि HDFC का आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो 3000 ऑफ मिलेगा, SBI का क्रेडिट कार्ड होगा तो 1500 ऑफ मिलेगा। वो एक्चुअली में आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन ये सेल जो है कि चलो ये 15,000 जो है उसका वो 20,000 लिख के 17,000 कर लेंगे। तो एक कस्टमर को बुलाने की टेक्निक है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर यही दिखा है आपको कि कोई भी चीज करने की एक्सेप्ट तभी करोगे जब आप उससे सेटिस्फाइड हो कि चलो हाँ 80,000 मिल रहा है, चलो ठीक है। एक बोलेगा कि मैं 60,000 में भी उसको बेच दूँ। तो उस तरह की बात है। कोई लैपटॉप, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी जो है वो अपने हिसाब से वेरी होता रहता है। तो सिर्फ यही पे आपको एग्जाम्पल दिया है, इसको अच्छी तरह से जो भी डेटा आपको लगे लिखने लायक वो आप लिख लो। थोड़ा अटपटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इजी है। तो ये रहा सब्जेक्टिव मेथड। इन 3 पैराग्राफ में आपको जो भी अच्छा लगा वो लिख लो, लेकिन एग्जाम्पल पूरा लिखना है आपको। तो यहाँ पर आप इन शॉर्ट आप दे रहे हो प्रोबेबिलिटी, आपको कितने में वो चाहिए।
ये सब सब्जी मंडी से लेके प्रॉपर्टी तक सब में प्रोबेबिलिटी यूज होता है। इवन आप कोई भी टैक्सी का रेंट भी देख लो, कोई बोल रहा है कि भाई स्टेशन से मुझे कॉलेज जाना है तो उसका रेंट इतना होगा, नहीं मैं तो इतना ही दूंगा, तो वहाँ वहां पर आपने क्या लगाया, वहां पर आपने प्रोबेबिलिटी यूज की। कोई बोलेगा कि मुझे जकात नाका से लेके स्टेशन तक जाना है, कोई बोलेगा जकात नाका से भरूच तक जाना है, मैं तो 200 रुपये ही दूंगा, कोई बोलेगा कि 100 से ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा, तो वो एक्चुअली आप प्रोबेबिलिटी 200 का आपने 100 किया, 200 का 100 किया, यानी कि 50% चांस, 50% लगा दिया आपने। तो हर बार आप जो हम कोई भी हम लोग प्रोबेबिलिटी यूज करते ही है। अभी कभी भी आप चीज जो है इस तरह की हो, रेंट पे लेके हो या फिर कोई भी चीज, तो वहां पर आप देखना प्रोबेबिलिटी क्या आप यूज कर पा रहे हो कि नहीं।
So So you can leave now if you have written that. And attendance already ले हो चुकी है आप लोग की, तो जिन जिन लोगों ने लिख लिया वो लीव हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 148 हो चुका है।